चलिए आज की क्लास में हम लोग अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है ना दोस्त। देखिए, कह रहा है कि इतिहासकारों एवं अभिलेख शास्त्रियों के काम करने के तरीके का पता लगाने के लिए आइए अशोक के दो अभिलेखों को ध्यान से पढ़ें। यानी कह रहा है जो हमारे इतिहासकार है और अभिलेख शास्त्री जो अभिलेख को पढ़ते हैं, सिक्कों का जो लिखा होता है, ये सब पढ़ते हैं। ये लोग अपना काम कैसे करते हैं हम इस पैराग्राफ में यही जानेंगे। ठीक है, तो अशोक का एक अभिलेख है, उसी को पढ़ते हैं। करेंगे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभिलेख में शासक अशोक का नाम नहीं लिखा है। ठीक है ना, जो अभिलेख एक अभिलेख पढ़ा जा रहा है और उस अभिलेख में ना शासक जो अशोक है ना उसका नाम नहीं लिखा गया, अशोक नाम नहीं लिखा गया। ठीक है ना, उसमें अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया है। जैसे जैसे देवना प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी यानी देखने में सुंदर। यानी कहने का मतलब ये कोई अभिलेख लिखा हुआ है, उस अभिलेख में ना अशोक नाम नहीं लिखा हुआ है लेकिन दो शब्द लिखा हुआ है, देवना प्रिय और उसके बाद और प्रियदर्शी, ये शब्द लिखा गया है। ये उपाधि है, अशोक अपना उपाधि लिया था, अपना नाम नहीं लिखा हुआ, उपाधि लिखवा दिया था। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आज आप लोग कुछ भी लिखते हैं ना तो नीचे अपना साइन मारते हैं ना कि ये लिखा है, तो यहाँ पर ना आप अपना साइन ना ही लिख के टाइटल लिखिएगा। तो यानी अशोक जो था अपना वहाँ पर नाम नहीं लिखवाया, वहाँ पर अपना उपाधि लिखवा दिया। ठीक है ना। अशोक नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है जिसमें उनकी उपाधियाँ भी लिखी है। अशोक अच्छा, हमको कैसे पता है कि अशोक का लिखा हुआ था? तो जो अशोक का जिस अभिलेख में अशोक का नाम लिखा हुआ था ना, उस अभिलेख में ना देवनागरी और प्रियदर्शी भी शब्द लिखा हुआ था। तो इसे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो अभिलेख है एक ही राजा ने लिखवाया था। इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों ने पता लगाया कि उनके बीच शैली, भाषा और पुरालिपि विज्ञान सब में समानता है। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभिलेखों को एक ही शासक ने बनाया था। यानी जो अभिलेख शास्त्री है ये लोग क्या किए, देखे ना कि जो ये वाला अभिलेख है और दोनों अभिलेख में ना लिखावट, भाषा और सब एक ही है, अक्षर भी मिल रहा है। ठीक है ना, और इसमें ना प्रियदर उपाधि के साथ साथ में नाम भी लिखा हुआ है। तब हमारे इतिहासकार यह जान पाए कि ये जो है एक ही शासक का अभिलेख है। आपने आपने यह भी देखा होगा कि अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा है कि उनसे पहले के शासक ने रिपोर्ट एकत्र करने की व्यवस्था नहीं की थी। यदि अशोक से पहले के उपमहाद्वीप इतिहास पर विचार करें तो क्या आपको लगता है कि अशोक का यह वक्तव्य सही है? इतिहासकारों को बार बार अभिलेखों में लिखे कथनों का परीक्षण करना पड़ता है ताकि यह पता चल सके कि उनमें लिखा है वह सत्य या संभव या फिर भी अति उत्तीपूर्ण है। कहने का मतलब ये है दोस्त, जो अशोक अपने अपने अभिलेख में लिखा है कि जो जैसे मान लीजिए हम अशोक है, मेरे से पहले राजा है। ठीक है ना, तो ये जो जितने भी राजा थे ना अशोक के पहले राजा, उन लोगों ने कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं किया था जो कि लोगों को दुख सुख लिखा सके, मतलब कि उनके बातों को राजा के तक राजा तक पहुंचाया जा सके। कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं था। ठीक है ना, मान लीजिए गांव में क्या हो रहा है तो ये बात राजा के पास नहीं पहुंची थी, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था। दूसरा बात, हमारे अभिलेख शास्त्री ये भी कह रहे हैं कि या हो सकता है ये बात सही है, ये अशोक अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर लिख रहा है। ये पूरे उपमहाद्वीप में कोई नहीं लिखा होता था, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में कोई नहीं लिखा होता था, या अशोक अपने से मन के बढ़ा चढ़ा के लिख रहा है। क्या आपने ध्यान दिया कि कुछ शब्द ब्रैकेट में लिखे हैं? अभिलेख शास्त्री प्राय वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। कहने का मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा, जो अभिलेख लिखा है ना वो अभिलेख जो है ना कुछ अभिलेख को कोष्ठ में लिख दिया है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें ध्यान से, यहाँ पर समझने बात है, थोड़ा सा नॉर्मल चीज़ है, कोनो भाट है। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ पर लिखा है कि लिखा है ना इस इस बीच में खाली स्थान है। ठीक है, इसको इसको बनवाया, इसको 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 अशोक बनवाया, इसको इसको अशोक ने
बनवाया। जैसे मान लीजिए कि ये एगो पैराग्राफ लिखा हुआ है और यहाँ पर किसी कारणवश मिटर गया है या जो भी हो गया है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो जो हमारे इतिहासकार है यहाँ पर ब्रैकेट देते हैं, ठीक है ना, इसे ब्रैकेट देते हैं और इसमें अपने आप से लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस, अब आप यहाँ पर क्या भूलिएगा, इसे आप इस वर्ड को भूलिए, इसको अशोक ने बनवाया, तो क्या बनवाया, हो सकता है सड़क, हो सकता है ये ना। तो पोस्ट में हमारे इतिहासकार अपने समझने के लिए इस पैराग्राफ को बीच में लिख दिए, ठीक है ना, यही कह रहा है। ठीक, इस अब पढ़िए, इस सड़क को अशोक ने बनाया, तो ये ठीक लग रहा है कि नहीं। तो इतिहासकार इसीलिए बीच में ब्रैकेट डालते हैं, ठीक है ना। हम लोग को दिखाएंगे अभिलेख है, वो अशोक का अभिलेख है। कह रहा है कि अभिलेख शास्त्री प्राय वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है ना। यह बड़े यह बड़े ध्यान से करना पड़ता है जिससे कि लेखक का मूल अर्थ बदल न जाए। इतिहासकारों और भी परीक्षण करने पड़ते हैं। यदि राजा के आदेश यातायात मार्गों के किनारे और नगरों के पास प्राकृतिक पत्थरों पर उत्कीर्ण थे, तो क्या वहां से आने जाने वाले लोग उन्हें पढ़ने के लिए उस स्थान पर रुकते थे। अधिकांश लोग प्राय पढ़े लिखे नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि जो राजा अभिलेख लिखवाता था, तो वह प्राकृतिक पत्थरों पर, पत्थर पर लिखा होता था, उसको एक जगह कहीं ना कहीं गाड़ता था रोड के किनारे, जहाँ से अधिकांश मतलब लोग आते हैं जाते हैं वहाँ पर। तो क्या सच में लोग पढ़ते थे। ऐसा भी हो सकता है दोस्त कि लोग पढ़े लिखे ना होंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि पाटलिपुत्र में प्रयुक्त प्राकृतिक उपमहाद्वीप में सभी स्थानों पर लोग समझते थे। यानी कह रहा है जो पाटलिपुत्र है ना, वहाँ पर प्राकृतिक भाषा, यानी आज के पाटना में प्राकृतिक भाषा लोग समझते थे, ठीक है ना। क्या राजा के आदेशों का क्या राजा के आदेशों का पालन किया जाता था। इन प्रश्नों का उत्तर पर सदैव आसान नहीं है, पाना सदैव आसान नहीं। कह रहा है कि जो पटना है, आज का पटना जिसको हम लोग प्राचीन में पाटलिपुत्र बोलते हैं, यहाँ पर जो लेख लिखा गया था वह प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था। तो यहाँ के लोग तो प्राकृतिक भाषा जानते थे, ठीक है ना। तो क्या सभी लोग इस बात को फॉलो करते थे। इनमें से कुछ समस्याओं के प्रमाण हमें अशोक के अभिलेख में मिलते हैं। स्रोत 11, जिसकी व्याख्या प्राय अशोक की वेदना के प्रतिबिंब के रूप में की जाती है। साथ ही यह युद्ध के प्रति उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन को दर्शाता है। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, यदि हम अभिलेख के शाब्दिक अर्थ के पूरे समझने का प्रयास करें तो परिस्थिति और भी जटिल हो जाती है। यद्यपि अशोक के अभिलेख आधुनिक ऊर्जा से प्राप्त हुए, लेकिन उनकी वेदना को परिलक्षित करने वाला अभिलेख वहाँ नहीं मिलता है। अर्थात यह अभिलेख उस क्षेत्र में नहीं उपलब्ध है जिस पर विजय प्राप्त की गई थी। इसका हम क्या अर्थ लगाएं। क्या राजा की नव विजय की वेदना उस क्षेत्र के लिए उतनी दर्दनाक नहीं थी कि राजा उस मुद्दे को कुछ कह ना सका। कहने का मतलब ये कभी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि जो अभिषेक करें, जो अशोक जो था ना, कलिंग का युद्ध लड़ा। जो आज का उड़ीसा राज्य है ना, वह पहले क्या था, कलिंग नाम था उसका। तो अशोक वहाँ पर लड़ाई किया, तो वहाँ पर इसका इतना मार काट हुआ ना, और वहाँ से लोगों को हटा दिया गया, उस गांव से छोड़ दिया गया। तो अशोक का ऐसा मन में विचार आया, मन उसका बदल गया, वो अच्छे कर्म करने लगा, ठीक है ना, लोगों का रिस्पेक्ट करने लगा, सबका भला करने लगा, धर्म के रास्तों पे चलने लगा, ठीक है ना। तो ये अभिलेख, ये जो अशोक दूसरे अभिलेख में लिखा होता है कि हमको उस राज्य पे हमला किए, युद्ध हम जीत भी गए, तो हमको ये संवेदना हुआ। लेकिन उड़ीसा राज्य में नहीं लगवाया है, ये दूसरे राज्य में लगवाया है। यानी जहाँ पर युद्ध हुआ है, जहाँ पर इसको दुख हुआ है, वहाँ पर उस अभिलेख को नहीं लगवाया, और दूसरे अभिलेख को लगवाया, दूसरा जगह लगवाया, ठीक है ना। ये है हमारा राजा की वेदना, इसी को पढ़ते हैं, ठीक। कहा कि जब देवनापिरी यानी प्रियदर्शी अपने शासन के 8 वर्ष पूरे किए, तो उन्होंने कलिंग आधुनिक तटवर्ती उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। कह रहा है कि जब ये गद्दी पर बैठा अशोक, तो 8 साल उसका पूरा हो गया ना गद्दी पे, तो उसके बाद से ना ये उड़ीसा राज्य यानी कलिंग पे हमला किया, और उसको जो आज का उड़ीसा है ना, उसी पे, ठीक है ना, 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया गया।
1 लाख मारे गए और इससे भी ज़्यादा की मृत्यु हुई। यानी उस गांव में हमला किया, युद्ध किया उड़ीसा में यानी कलिंग में, तो 1.5 लाख लोग को ना गांव से निकाल दिया गया, ठीक है ना, और 1 लाख लोग मर गए। उसके बाद से ना, और इससे भी ज़्यादा 1 लाख मारे गए और इससे भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना, कलिंग में। उसके बाद कलिंग पर शासन स्थापित करने के बाद देवनागप्रिय धर्म के गहन अध्ययन, धर्म का सन और धर्म के उपदेश में डूब गया। यानी कह रहा है कि जो देवनागप्रिय नहीं, अशोक जो है, ये जब कलिंग पे विजय प्राप्त किया ना, तो ये उसके बाद से ये धर्म के रास्ते पे चलने लगा। धर्म के रास्ते पे चलने का मतलब ये है दोस्त कि ये नहीं जाकर पूजा पाठ करने लगा, नहीं, यह थोड़ा शांत हो गया, आध्यात्मिक हो गया, लोगों की सेवा करने लगा, ठीक है ना, किसी को मारता नहीं था। ये सब चीज़ें बदल गई इसके अंदर से, इस युद्ध को देखते हुए। यही दौरा पीढ़ी के लिए कलिंग की विजय का पहचान है, और अशोक का यही अफसोस है कि कलिंग हम जीत गए, ठीक है ना, इसी बात को कि इतना कैसे सब विनाशकारी हो गया। देवनागप्रिय के लिए यह बहुत वेदनादायी और निंदनीय है कि जब कि कोई किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है तो पराजित राज्य का हनन होता है, वहाँ लोग मार जाते हैं, निष्कासित करते हैं। यानी ये हकीकत है। और राजा का ये भी अंदर एक लगता है कि जिस भी राज्य पे हमला होता है तो उस देश के यानी उस राज्य का जनता अधिकांश मात्रा में मारे जाते हैं और वहाँ से निकाल दिए जाते हैं, ठीक है ना। ये जो है ना, ये सब उड़ीसा की है, उड़ीसा में ये सब उसको हुआ है, लेकिन उड़ीसा में इसका एक भी अभिलेख नहीं मिला जिसमें इसको दुख प्रकट कर रहा है। आपको हम दिखाते हैं, पहले एक और चीज़ है, ये तो सिक्का है, अब इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। राजा के आदेश, यानी आपको हम बताएं कि अशोक बोला था कि मेरे से पहले जितने भी राजा हैं उन लोगों ने कुछ भी ऐसा नहीं बनाया था जो कि राजा तक गांव के लोगों की बात पहुंचे डायरेक्ट। तो उसी को हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि राजन देवनागप्रिय प्रियदर्शी यह कहते हैं कि अतीत में मसलों को निपटाने और नियमित रूप से सूचना एकत्र करने की व्यवस्था नहीं थी। यानी कह रहा है कि अतीत में मसलों को निपटाने और नियमित रूप से सूचना एकत्र करने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन मैंने निम्नलिखित व्यवस्था की है। लोगों के समाचार हम तक प्रतिवेदक सेवदय पहुँचाए। यानी कह रहा है कि जो इतिहास में हमसे पहले राजा हुए हैं उन लोगों ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की थी जो कि प्रजा के बाद डायरेक्ट राजा के पास पहुँचे। तो अशोक कह रहा है कि हम ऐसा व्यवस्था किए हैं, हम एक अधिकारी बनाए हैं जिसका नाम क्या है, प्रतिवेदक। ये क्या करेगा, लोगों को बात डायरेक्ट मेरे पास पहुंचाएगा, हम कहीं भी होगा, ठीक है ना, हमेशा पहुंचाएगा, सदैव पहुंचाए, चाहे मैं कहीं भी हूँ। यानी खाना खा रहा हूँ, चाहे राजा खाना भी खा रहा है, चाहे सो रहा है, विश्राम कर रहा है, चाहे गौशाला में हूँ या फिर पालकी में मुझे कहीं ले जाया जा रहा है, वाटिका में हूँ, ये सब जो करे ना कि हमको किसी भी स्तर पर हूँ, कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हूँ, आप हमको जनता के समाचार पहुँचाइएगा प्रतिवेदक के माध्यम से, ठीक है ना। प्रतिवेदक एक अधिकारी था जो अशोक बनाया था। यह क्या करता, जनता के बात राजा के पास पहुँचाता था डायरेक्ट। तो ये हमारे यहाँ तक हो गया फिनिश। हम आपको दिखाते हैं एक अभिलेख, और जब अगला क्लास होगा तो अभिलेख साक्ष्य के सीमा यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है ना, यहाँ से शुरू करेंगे। और भाई साहब बस ये तो हमारा खत्म होने वाला है, कल तक खत्म हो जाना चाहिए। ये देख लीजिए, ये है आपका अभिलेख लिखा गया, ये प्राकृतिक पत्थर पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कोस्ट कहाँ लिखा है, वो तो समझ में आ रहा है, कहाँ लिखा है भाई साहब, गर्दा यार। चलिए कोई दिक्कत ना, आपसे अब मिलते हैं अगला क्लास में।